वक्त हाजिर का अजीम दास्तान गो जिसे नाकामियों ने बहुत गोते दिए, लेकिन वो खुद समंदर की अथाह गहराइयों में गोताखोरी का शौक लेकर पैदा हुआ था। शायद यही वजह थी कि नाकामी भी उससे हार गई और वो दौरे हाजिर के सबसे कामयाब कहानी दिखाने और सुनाने वालों में शामिल हो गया। मैं आपको जदीद दौर के अजीम दास्तान गो जेम्स कैमरॉन की कहानी में जेम्स कैमरॉन को समंदर की तह खोजने का शौक बचपन से था। फिल्म बनाने का भी उससे बहुत शौक था, तो उसने ये दोनों शौक इकट्ठे कर लिए, जिसका नतीजा टाइटैनिक था। टाइटैनिक को तलाश करने और उसे अपने सामने देखने के लिए जेम्स कैमरॉन को कई बार समंदर की तह में उस जगह जाना पड़ा जहां इस अजीमुशान जहाज का मलबा गल सड़ रहा था। इसी को देखकर जेम्स ने एक कहानी सोची और फिर इस कहानी पर ऐसी फिल्म बना दी जिसने इंसानी तारीख में कही जाने वाली तमाम कहानियों से ज्यादा दौलत कमाने का एजाज हासिल किया। और फिर चंद साल बाद इस एजाज को खुद जेम्स कैमरॉन ने ही अवतार बनाकर तोड़ दिया। टाइटैनिक ने 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स कमाए थे, जबकि अवतार ने 2 अरब 78 करोड़ डॉलर। यह रकम कितनी होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर एक शख्स पैदा होते ही रोजाना 1.5 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू करे, तो जब वो 70 साल का होगा तब भी इस रकम में से चंद करोड़ रुपए अभी बाकी होंगे। जेम्स कैमरॉन कनाडा में रहने वाली एक नर्स का बेटा था। वो 1970 में फिजिक्स की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में। साइंस उसका मजमून नहीं, मशगला था, शौक था, बल्कि इश्क था, और वो फिजिक्स ही में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था। उसने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। फिर भी इब्तिदा में उसे ट्रक ड्राइवर की मामूली सी मुलाजमत मिली, लेकिन ये फिजिक्स का तालिब इल्म नालायक ड्राइवर साबित हुआ। ड्राइविंग में नाकामी ही क्या कम थी कि जेम्स कैमरॉन ने शादी भी कर ली और ये दूसरी नाकामी साबित हुई। बीवी से उसकी बिल्कुल नहीं बन पाई। फिर भी वो ड्राइविंग और शादीशुदा जिंदगी के मामलात निभाने की कोशिश करता रहा और इन दोनों मुश्किल कामों में से जो वक्त निकलता उसमें लिखना शुरू कर देता। लेकिन लिखना उसकी तीसरी नाकामी थी, क्योंकि उसके लिखे को कोई नहीं छापता था। लेकिन उसे इस बात से ज्यादा गर्ज भी नहीं थी। उसे गर्ज थी तो इस बात से कि नई फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज क्या हैं और कैसे काम करती हैं। यही शौक उसे अमेरिका की अजीमुशान कांग्रेस लाइब्रेरी ले गया, जहां वो सिनेमेटोग्राफी पर नित नई तहकीकात पढ़ता रहा। बस यही उसका शौक था। अब उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और वो समझता था कि जिंदगी में जो कुछ भी उसे अचीव करना था और उसके लिए जरूरी था वो कर चुका है। अब उसे मजीद किसी अचीवमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन फिर एक जादू होगा। एक दिन उसने हॉलीवुड के इंतहाई मेहनती और शानदार हदायतकार जॉर्ज लूकस की फिल्म स्टार वार्स देख ली। ये फिल्म उसको हो गई। बस उस दिन उसने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और तय कर लिया कि वो भी ऐसी ही फिल्में बनाएगा जिन्हें लोग बड़ी स्क्रीनों पर उंगलियां मुंह में दबाए देखेंगे और पलक तक नहीं झपकेंगे। उसने ऐसी फिल्में बनाने का फैसला किया जिसमें इंसानी नफ्सियात को लुभाने वाली देवमालाई चीजें यूं दिखाई जाएं जैसे वो असल में वाकया हो रही हों। जिस तरह हर बड़ा काम एक छोटी सी सोच से शुरू होता है, बस ऐसी ही एक छोटी सी सोच ने जेम्स के जहन में जन्म लेकर शरारतें शुरू कर दी थी। लेकिन चाहने से क्या होता है, काम तो करने से होते हैं। तो जेम्स कैमरॉन ने कुछ फिल्म साजों के साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन वही हुआ फिर जो इस उम्र के अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। चंद फिल्मों को बनता देखकर वो समझने लगा कि वो भी एक फिल्म डायरेक्टर बन गया है। उसने अपने दोस्तों के सामने, जो फिल्म की अलिफ बे भी नहीं जानते थे, चंद बड़ी बड़ी डींगें भी मार दी और एक फिल्म बनाने का ऐलान तक कर डाला। ये फिल्म थी जेनोजेनेसिस। ये उसने खुद लिखी थी और बहुत वाज़े तौर पर स्टार वार्स से मुतासिर लगती थी। उसने दोस्तों की मदद से पैसे इकट्ठे किए, एक कैमरा किराए पर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन मसला यह था कि बजट इतना कम था कि कैमरा सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर लिया जा सकता था, जबकि फिल्म की डिमांड यह थी कि शूटिंग कई दिन चलनी चाहिए। बजट के सामने कहानी हार गई और इसे मुख्तसर करना पड़ा। मुख्तसर करते करते फिल्म सिर्फ 10 से 11 मिनट की रह गई। लेकिन यहां एक और मसला पैदा हो गया। वो ये कि अचानक कैमरॉन पर इंकशाफ हुआ कि जो कैमरा वो समझता था कि चलाना बहुत ही आसान है, वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। दोस्तों में भरम रखने के लिए उसने कैमरे पर अपनी महारत दिखाना चाही तो वो खुल गया और उसे बंद करना एक और मसला बन गया। अब
حال یہ تھا کہ جیمز کیمرون کی ساری ٹیم بجائے ریکارڈنگ کرنے کے کیمرہ جوڑنے میں مصروف تھی اور جیمز سمیت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیمرہ کھلا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال صبح تک کسی نہ کسی طرح کیمرہ ٹھیک ہو گیا اور فلم کے لیے چند شاٹس بھی لے لیے گئے، لیکن جیسے جیمز پر منکشف ہو چکا تھا کہ چند فلمیں بنتی دیکھ کر کوئی فلم ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فلم کے لیے الگ سے کیمرہ مین کیوں ہائر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیمز کے لیے گئے شاٹس انتہائی بھدے اور بے سرے تھے۔ ان دنوں فلمنگ دیکھنے کے لیے آپ کو پروجیکٹر چاہیے تھا، کیمرے کی اسکرین نہیں ہوتی تھی۔ جب جیمز کے دوستوں نے پہلی بار وہ شاٹس دیکھے تو ہنسنے لگے۔ جیمز کیمرون نے خود کو ان کے سامنے بڑا تیس مار خان بنا کر پیش کیا تھا، لیکن اب اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ساری شوخی اور جمع شدہ رقم بما عزت نفس ہوا میں اڑ گئی تھی۔ فلم کے شاٹ پٹ چکے تھے، بیوی پہلے سے ناراض تھی، ڈرائیونگ کی نوکری وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا کہانی سنانے کا شوق کم نہیں ہوا۔ جیمز نے پہلی فلم سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اگر فلم میکنگ کرنا ہے تو اسے سیکھنے کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اب جیمز کیمرون نے کم بجٹ کی فلموں میں بطور مددگار کچھ پروڈیوسرز اور ہدایتکاروں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ وہ چند پیسوں کے عوض کہیں معاون ڈریس ڈیزائنر اور کہیں معاون ہدایتکار بن جاتا، لیکن زیادہ تر اسے معاون اسپیشل ایفیکٹ کا کام ملتا۔ اسی دوران ایک تھوڑے بجٹ کی فلم پرانا کے دوسرے حصے پر اسے معاون ہدایتکار کا کام مل گیا، لیکن فلم کے درمیان میں اصل ہدایتکار اور پروڈیوسر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے باعث ہدایتکار فلم بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مجبوراً پروڈیوسر نے فلم کی ہدایتکاری جیمز کے حوالے کر دی۔ جیمز نے جی جان سے فلم کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ یہ ایک اطالوی زبان میں بننے والی ہارر مووی تھی، لیکن فلم کے دوران ہی پروڈیوسر سمجھ گیا کہ جیمز کھلاڑی نہیں اناڑی ہے۔ اس نے جیمز پر عدم اعتماد کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ پروڈیوسر اسے ایک فنکار کا کلوز اپ شاٹ لینے کو کہہ رہا تھا، لیکن جیمز کوشش کے باوجود اس کا قریب سے شاٹ نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس کوشش میں ایک دن ضائع ہو گیا، دوسرا دن بھی ضائع ہو گیا۔ اب پروڈیوسر نے جیمز کو دھکے دے کر سیٹ سے نکال دی، لیکن کچھ دیر بعد پھر بلا کر اسے بطور معاون ساتھ رکھ لیا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ کیمرون کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرشپ تو ویسے بھی گئی، لیکن اب اس بیماری میں وہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکیٹ میں نام بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ یہ اس کی پروفیشنل لائف کا بدترین وقت تھا۔ اس وقت جیمز زندگی کی 28 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس دوران جب وہ شدید بیمار اور پیٹ درد کا شکار تھا، اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لوہے کا انسان اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ شاید یہ مسلسل ناکامی اور پروڈیوسرز کا خوف تھا جو ایک خواب کی صورت میں اس کے تخیل پر چھا گیا تھا، لیکن امید پرست جیمز کو یہی ڈراؤنا خواب آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ جیمز نے اسی لوہے کے انسان کو اپنی اگلی فلم کا موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موضوع پر اس نے ایک فلم لکھ ڈالی۔ فلم میں مستقبل سے لوہے سے ڈھلا انسان دنیا میں آن وارد ہوتا ہے اور اودم مچا دیتا ہے۔ اس وقت تک ایسی کوالٹی کے ویژول ایفیکٹس نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہیں بنانا بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں جیمز کیمرون کی سائنس میں مہارت ایک بار پھر کام آئی۔ اس نے مشکل ایفیکٹس کو بنانے کی ترکیب ڈھونڈ نکالی، لیکن صرف ترکیب سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈھیروں پیسے بھی چاہیے تھے، جو ظاہر ہے جیمز کے پاس بالکل نہیں تھے۔ اس کے لیے اس نے مختلف پروڈکشن کمپنی سے رابطہ کیا۔ سب اداروں نے فلم کی کہانی کو پسند کیا، اس کو خریدنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ جیمز کو ڈائریکٹر لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کیمرون اپنی کہانی کو ہر صورت خود ہی ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اسے یاد آیا کہ ناکامیوں کے دور کی ایک دوست گیل اینڈ ہارڈ بہت امیر ہو چکی ہے، اس نے بھی ایک فلم پروڈکشن کمپنی بنائی ہے۔ جیمز قسمت آزمانے اس کے پاس جا پہنچا۔ دوست نے دوست کی لاج تو رکھی، لیکن اس طرح کہ وہ جیمز کی فلم کو پروڈیوس کرے گی، جیمز کو ڈائریکٹر بھی لے گی، لیکن کہانی اور ڈائریکٹرشپ کے بدلے میں اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی۔ صرف کاغذی کاروائی کے لیے اس کے معاوضے کے خانے میں $1 لکھ دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو کائنات کی ایک حیرت انگیز سچائی بتائیں، وہ یہ کہ ہر کامیاب انسان اپنے انتہائی ناکامی کے دنوں میں بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اس کا خود پر ایمان ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح جیمز کیمرون جانتا تھا کہ اسے ایک دن کامیاب ہونا ہے، لہٰذا وہ $1 پر بھی مان گیا اور فلم میکنگ شروع کی، اور یہ فلم تھی ٹرمینیٹر 1۔
फिल्म बहुत मेहनत से और जदीद टेक्निक्स के साथ बनी, लेकिन जब सिनेमा घरों में तकसीम करने वाली कंपनी से राब्ता किया गया कि वो फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाएं, तो जानते हैं क्या हुआ? कंपनीज ने कहा कि ये एक डब्बा फिल्म है, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए वो इसे बहुत सस्ता खरीदेंगे। चुनाचे टर्मिनेटर 1 को औने पौने दामों बेच दिया गया। फिर क्या हुआ? बूम! जैसे ही फिल्म पर्दा स्क्रीन पर वारिद हुई, तहलका मच गया। वो फिल्म जिसे बनाने में इंतहाई बचत करते हुए सिर्फ $64 लाख खर्च किए गए थे, $8 करोड़ कमा गई। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट सब जेम्स कैमरॉन के दीवाने हो गए। फिल्म की प्रोड्यूसर, जिसने फिल्म से पहले जेम्स को $1 दिया था, वो फिल्म के बाद उससे शादी के लिए तैयार हो गई और ये शादी हो भी गई। अब जेम्स कैमरॉन एक फिल्म राइटर और डायरेक्टर के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी था, क्योंकि उसकी बीवी ने जेम्स के कदमों में अपनी सारी दौलत रख दी थी। बस अब क्या था, जेम्स ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म बनाना शुरू कर दी। फिल्में तो उसकी बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन वो खुद गहराइयों में जाना चाहता था, समंदर की गहराई में। जेम्स को समंदर की तह बहुत मुतासिर करती थी। उस हैरतनाक दुनिया को बार बार देखना चाहता था। यही शौक उसे टाइटैनिक पर फिल्म बनाने की तरफ ले गया। उसने एक जानदार कहानी लिखी और फिर समंदर में कूद गया। उसने बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन में डूबे उस तारीखी जहाज को कई बार समंदर की गहराई में जाकर देखा और इसी दौरान समंदर की तह में बैठकर फिल्म के बेशतर मुकालमे भी तरतीब दिए। सब तैयारी मुकम्मल करके जब कैमरॉन बजट का हिसाब लगाने बैठा, तो पता चला कि इस फिल्म के लिए तो $20 करोड़ से ज्यादा रकम चाहिए। 1990 की दहाई की बात है और इतनी महंगी फिल्म उस वक्त तक हॉलीवुड में बहुत ही कम बनती थी। लेकिन जेम्स के कामयाब कैरियर को देखते हुए कुछ प्रोड्यूसर्स ने जुआ खेल दिया। फिल्म बन गई। 1997 में जब पर्दा स्क्रीन पर टाइटैनिक चली, तो इसका एक एक फ्रेम पीस ऑफ आर्ट कहलाया। इस फिल्म ने हॉलीवुड को इतना मुनाफा दिया जिसका कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस फिल्म ने दुनिया भर में $2.29 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया, जबकि इसकी सिनेमा सेल और ऑनलाइन सेल आज भी जारी है। जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक की बेमिसाल कामयाबी के बाद 10 साल तक फिर सिनेमा के लिए कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इस दौरान एक लम्हे के लिए भी वो बड़ी स्क्रीन से गाफिल नहीं हुआ। उसके दिमाग में टाइटैनिक से भी पहले लिखी हुई उसकी एक कहानी मुसलसल करवटें ले रही थी। वो ये कहानी दुनिया को दिखाना चाहता था। ये किसी नामालूम सैयारे पर बसने वाले ऐसे लोगों की कहानी थी जिन्हें इंसानों से खतरा लायक था। कहानी हमेशा पर्दा स्क्रीन से पहले डायरेक्टर के जहन के पर्दे पर बनती है। तो मसला ये था कि जो कहानी जेम्स कैमरॉन अपने जहन के पर्दे पर बना बैठा था, वैसी कहानी पर्दा स्क्रीन पर दिखाना नामुमकिन था, क्योंकि 21वीं सदी के आगाज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी जिसकी मदद से जेम्स की सोची कहानी फिल्माई जा सके। उसने कैमरा कंपनीज के साथ मिलकर एक ऐसा कैमरा डिजाइन किया जिसमें सीन की डेप्थ किसी भी कैमरे से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड हो सकती थी। फ्यूजन कैमरा सिस्टम के तहत जेम्स ने 3D टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी और जिद्दत पैदा की। ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन महदूद पैमाने पर। जेम्स इसे बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। यकीनन आज आप किसी भी बड़े शहर में 3D मूवीज ग्लासेस के साथ बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ अब जेम्स कैमरॉन वो कहानी दिखा सकता था जो वो 1994 से सोचे बैठा था। इस तमाम जिद्दत के साथ जेम्स ने अवतार बनाने का आगाज कर दिया। 2009 में ये फिल्म बन गई। जेम्स की पिछली फिल्म की तरह ये फिल्म भी महंगी बनी और इस पर $30 करोड़ खर्च उठा, लेकिन इस फिल्म ने टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ये फिल्म दुनिया की तारीख में आज तक कही जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और देखी जाने वाली कहानियों में सबसे ज्यादा कमाऊपूत कहानी साबित हुई। इसने $2.78 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाया और यह सिलसिला आज तक जारी है। फिल्म की कमाई भी जारी है और जेम्स से उसके दोस्तों की शिकायत भी जारी है। जेम्स के साथियों को उससे हमेशा शिकायत रहती है। उसकी यादगार फिल्म टाइटैनिक में काम करने वाली मरकजी अदाकारा केट विंसलेट ने फिल्म के बाद बयान दिया था कि मेरे बाप की तौबा, मैं कभी भी जेम्स के साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। शायद जेम्स के इसी सख्तगीर रवैये की वजह से ही आपको हर नई फिल्म में उसके साथ नए अदाकार नजर आते हैं। स्क्रीन के पीछे काम करने वाले भी जेम्स से अक्सर नाराज रहते हैं।
उनका कहना है कि जेम्स बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब काम शुरू करता है तो इससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। बेहतरीन काम को भी कई बार करवाता है जिसकी हरगिज जरूरत नहीं होती। जेम्स के प्रोड्यूसर भी उससे नाराज रहते हैं, कहते हैं कि जो बजट एक बार हमें बताया जाता है, जेम्स फिर उसमें कई बार इजाफा करता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब फिल्म दरमियान में लटक रही होती है और हमें हर सूरत बजट का इंतजाम करना पड़ता है। जेम्स की हर फिल्म के बाद इस फिल्म के कई अदाकार और टीम के दूसरे अरकान जेम्स को हमेशा के लिए खुदा हाफिज शायद इसी वजह से कहते हैं। लेकिन जेम्स कहता है कि वो जब तक मुतमईन नहीं होगा सेट नहीं छोड़ेगा, सीन फाइनल नहीं करेगा, चाहे किसी की जान चली जाए। वो एक दास्तान गो है, वो एक मुतजस्सिस दास्तान गो, हैरत और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान है। यही तजस्सुस उसे समंदर की गहराइयों में ले जाता है। ये शौक इतना ज्यादा है कि वो दुनिया के सबसे गहरे समंदरों की तह में दर्जन बार जा चुका है। 2010 में उसने एक टेड टॉक में बताया था कि वो पानी के नीचे 3000 घंटे गुजार चुका है। I've spent about 3,000 hours underwater and 500 hours of that was in submersibles. 2012 में जेम्स कैमरॉन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। वो दुनिया के सबसे गहरे समंदर की सबसे गहरी खाई की तह में तना उतर गया और उसकी फिल्म भी बना डाली। ये जगह जापान और इंडोनेशिया के दरमियान और चीन के मशरिक में बहरुल काहिल में वाक़या है। इसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। सतह समंदर से इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई में इससे पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था। जेम्स ने यहां तक पहुंचने के लिए खुसूसी तौर पर एक सबमरीन तैयार करवाई, जिसे डीप सी चैलेंजर का नाम दिया गया था। इस 7 मीटर लंबी मशीन को सिर्फ एक पायलट चला सकता था और इस पायलट के साथ कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। इसलिए जेम्स कैमरॉन बैक वक्त पायलट, गोताखोर, कैमरामैन, डायरेक्टर, इंजीनियर और रिसर्चर था। जेम्स कैमरॉन ने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं जो तकरीबन सब की सब समंदर की गहराइयों से मुताल्लिक हैं। जेम्स अभी जिंदा है, वो कहानियां भी सुना रहा है। उसकी कहानियां उसे हमेशा जिंदा रखेंगी। उसकी जिंदगी हर कामयाबी की तलाश में निकले इंसान के लिए एक सबक है, और वो सबक है जो हिम्मत नहीं हारता वो कभी नहीं हारता। दौरे हाजिर के अजीम दास्तान गो की कहानी आपने देखी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हजारों साल पहले के एक इंसान ने देवताओं पर सवाल क्यों उठाए और उसे जहर क्यों पीना पड़ा, तो यहाँ क्लिक कीजिए।